गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज भी हम लोग कंजंक्शन सीरीज में बात करने जा रहे हैं। पिछले कई क्लासेस से हम लोग कंजंक्शन पे बात करते चले आ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्टिकुलरली कंडीशनल क्लॉज के बारे में बात किया था। और कंडीशनल क्लॉज में हम लोगों ने दरअसल इफ़ को डिस्कस किया था कि भाई इफ़ को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, जिसमें आपने ये सुना था कि भाई इफ़ को या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है या तो पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट के परफेक्ट में, और ठीक उसी तरह से उसका रिजल्ट वाला सेंटेंस लिखा जाता है उसी कैटेगरी में फ्यूचर में। ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लास में सुना था। लेकिन जब मैं इफ़ को बता रहा था तो उस समय मैंने ये कहा था कि जिस तरह से इफ़ कंडीशन की बात करता है, ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं कंडीशन की बात करते हैं, जैसे प्रोवाइडेड है या प्रोवाइडेड दैट है या टेल है या व्हेन है या बिफोर है या आफ्टर है या एज सुन एज है या एज लॉन्ग एज है। इस तरह के सपोजिंग वर्ड भी आपने सुना था। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके द्वारा कहीं ना कहीं कंडीशन की बात की जाती है। तो मैंने इन सारे वर्ड्स को लेकर एक बेसिक सी बात आपसे ये कही थी कि भाई किसी भी कंडीशनल क्लॉज को जब लिखा जाता है तो कभी भी उसे कभी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते। क्यों? इसलिए कि कंडीशन कभी फ्यूचर में हो नहीं सकता। तो जिस तरह से इफ के बारे में आपने बातें याद रखी कि भाई इफ वाला क्लॉज जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो कभी फ्यूचर में नहीं लिखा जाएगा, ठीक उसी तरह से ये जो वर्ड्स मैं अभी बोल रहा था, चाहे वो एज लॉन्ग एज हो, चाहे वो एज सुन एज हो, चाहे वो व्हेन हो या बिफोर हो या आफ्टर या टेल हो या सपोजिंग हो, इन वर्ड्स में से किसी वर्ड का भी यदि प्रयोग किया जाता है टू सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो ये वर्ड्स भी चूंकि कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, लिहाजा इन वर्ड्स वाले क्लॉज को भी कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाना चाहिए। बाकी इफ की तरह यहां पर हमें बहुत सारी बातें इन वर्ड्स को लेकर नहीं समझना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंडीशन की बात करते हैं, लिहाजा उन वर्ड्स को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अक्सर उन वर्ड्स के थ्रू जब कंडीशन लिखा जाता है, कंडीशनल क्लॉज लिखा जाता है, यानी आप कहें कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है, तो उसे फ्यूचर टेंस में लिखकर हमें एग्जाम्स में दे दिया जाता है। चूंकि कंडीशनल क्लॉज का मीनिंग फ्यूचर जैसा होता है, जब आप उसे हिंदी में मीनिंग करते हैं तो उसका फ्यूचर जैसा मीनिंग होता है, इसी वजह से कंडीशनल क्लॉज को फ्यूचर टेंस में लिखकर हमें दे दिया जाता है। तो ये जो चंद वर्ड्स मैं आपके सामने कह रहा हूं, तो इन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड का प्रयोग यदि सेंटेंस में किया गया है तो कभी भी उस कंडीशनल क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे। तो चलिए मैं उन वर्ड्स को लिख दे रहा हूं जिन वर्ड्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इन वर्ड्स के थ्रू कंडीशन की बात की जाती है। तो उन वर्ड्स को पहले आप लिख लें, बाकी हम लोग कुछ सेंटेंसेस कर लेंगे। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस ये कि इन वर्ड्स के द्वारा लिखे गए सेंटेंस को आप फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे। वो वर्ड्स ये हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा एज लॉन्ग एज, या फिर आपने वर्ड सुना होगा एज सुन एज, या आपने वर्ड सुना होगा इन केस, या आपने कभी वर्ड सुना होगा प्रोवाइडेड, है ना, या इसी तरह से आपने वर्ड सुना होगा प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, आपने वर्ड क्या सुना होगा? प्रोवाइडेड दैट। इसी तरह से व्हेन का भी प्रयोग किया जाता है कंडीशन को बताने के लिए, बिफोर का भी प्रयोग किया जाता है कंडीशन को बताने के लिए, व्हेन या बिफोर। इसी तरह से आपने टिल को सुना होगा, इसी तरह से आफ्टर का भी प्रयोग किया जाता है कंडीशन को बताने के लिए, etc। बाकी आपने कल सपोजिंग वर्ड भी सुना था। तो इन वर्ड्स के थ्रू जब कभी भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो वो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इसके साथ जो एक दूसरा सेंटेंस होगा, जो इस कंडीशन का रिजल्ट होगा, वो हमेशा किसमें होगा? फ्यूचर में होगा। क्योंकि रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने कल सुना था कि भाई रिजल्ट जो होता है वो हमेशा किसमें लिखा जाता है? फ्यूचर में लिखा जाता है। लेकिन कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता। और एग्जाम में अक्सर इन वर्ड्स के थ्रू जो कंडीशनल सेंटेंस लिखा जाता है उसे फ्यूचर टेंस में लिखकर हमें दे दिया जाता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। जैसे मान लिया जाए आई, अगर मैं लिख दूं सेंटेंस आई शैल गो, यानी मैं चला जाऊंगा व्हेन ही विल कम। अगर ऐसा मैंने लिखा कि जब वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? इसलिए इनकरेक्ट है
कि यहाँ पर when के साथ जो आपने क्लॉज लिखा है ये दरअसल क्या है, कंडीशन है, ये कंडीशनल क्लॉज है भाई। ये क्या है, कंडीशन है। किसका कंडीशन है, मेरे जाने का, यानी मैं जाऊंगा जब वो आ जाएगा। तो सेंटेंस का चूंकि मीनिंग हिंदी में फ्यूचर की तरह किया जाता है, इसलिए ऐसे वर्ड्स के साथ फ्यूचर टेंस लिखकर हमें दिया जाता है जो कि कहीं से भी सही नहीं है, वो सेंटेंस पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। यानी आपको याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ जो जनरली कंडीशन लिखा जाता है वो आपको देखने को ज्यादातर किसमें मिलेगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। यानी जब यहां पर हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी जब आप इस तरह से लिखेंगे आई शैल गो व्हेन ही कम्स, जब आप यूं लिखेंगे तब जाकर ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जब वो आ जाएगा मैं चला जाऊंगा। लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को फ्यूचर में नहीं लिखना है। जैसा कि आप अभी मीनिंग सुन पा रहे होंगे, मैं इसका मीनिंग हिंदी में क्या कह रहा हूं कि मैं चला जाऊंगा जब वो आ जाएगा, यानी जब वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है वो फ्यूचर जैसा नहीं लिखा जाएगा। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स देखें, मैं इसे रब कर रहा हूं। जैसे देखिए आप, जैसे कहा जाए, जैसे मैं लिख दूं as long as I shall live here, I will teach you। मैंने फिर एक सेंटेंस लिखा। अब आप में से कोई कुछ लोगों को देखकर ये लग रहा होगा कि मैंने यहां पर आई के साथ शैल लिखा है, लेकिन यहां पर आई के साथ मैं विल लिख रहा हूं। वो इसलिए कि मैं इधर इंफेसाइज करना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक मैं यहां रहूंगा, ठीक है, जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं आपको क्या करता रहूंगा, अवश्य टीच करता रहूंगा, अवश्य पढ़ाता रहूंगा। अब देखिए ये जो आई शैल टीच यू आपने लिखा है, ये दरअसल क्या है, रिजल्ट है, और रिजल्ट वाला सेंटेंस तो फ्यूचर में होता है। लेकिन एज लॉन्ग एज के बाद जो आपने क्लॉज लिखा है आई शैल लीव यू, सॉरी आई शैल लीव हियर, ये हमारा क्या है, कंडीशन है। और आपने क्या सुना कि कंडीशनल क्लॉज को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता, लिहाजा आपको पढ़कर सही तो लग सकता है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस हमारा सही तब होगा जब यहां से आप शैल को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, तो यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको सेंटेंस यूं लिखना पड़ेगा कि एज लॉन्ग एज आई live here, है ना, I will teach you। यानी जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाता रहूंगा, मैं आपको टीच करूंगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। क्यों, इसलिए कि यहां पर एज लॉन्ग एज के साथ आपने जो कंडीशन लिखा है वो किस में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। तो मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि इन वर्ड से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिर्फ ये किया जाता है कि एज लॉन्ग एज या एज सुन एज या इन केस या प्रोवाइडेड या बिफोर या आफ्टर वर्ड वाले सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में लिख दिया जाता है। यानी जो कंडीशनल सेंटेंस हमारा होता है उसे किस में लिख दिया जाता है, फ्यूचर में लिख दिया जाता है। जबकि आपको समझना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस का मीनिंग तो हिंदी में फ्यूचर जैसा होता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसकी वजह कल मैंने आपको बताई थी, फिर मैं आज रिपीट कर दे रहा हूं कि कंडीशनल सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में इसलिए नहीं लिख सकते कि चूंकि कंडीशन तब तक बनी रहती है जब तक क्या होगा, रिजल्ट नहीं आ जाएगा। और रिजल्ट भले फ्यूचर में आता, भाई आज किसी चीज की आप कंडीशन रखेंगे तब तो उसका रिजल्ट भविष्य में आएगा। ऐसा थोड़ी कि कंडीशन भी भविष्य में रखा जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि कंडीशन किस में रखा जाता है, प्रेजेंट में रखा जाता है, और फिर उस कंडीशन के फुलफिल होने पर क्या होता है, रिजल्ट होता है जो कि फ्यूचर में होता है।
तो बोलने में तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लॉजिकली समझना चाहिए कि कंडीशन कभी भी भविष्य में नहीं होगा, बल्कि कंडीशन किस में होगा, वर्तमान में होगा। आज के समय में आप किसी चीज के लिए कंडीशन रखेंगे तब उसका आगे चलकर आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। लिहाजा इन वर्ड्स के साथ जब भी क्लॉज आएगा वो फ्यूचर टेंस में अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए, विल और शैल के साथ लिखा हुआ दिख जाए, तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। शायद मेरा मानना है जो मैं बताना चाह रहा था वो आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन में और भी बातें हम लोग करते हैं, और भी वर्ड्स के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग कंजंक्शन में बात करेंगे लेस्ट को लेकर। किसको लेकर, लेस्ट को लेकर। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो हम लोग ये जान लें कि लेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो मेरे भाई पता होना चाहिए आपको कि लेस्ट वर्ड जो हमारा है ये नेगेटिव वर्ड है, और इसका मीनिंग हिंदी में होता है कहीं ऐसा ना हो। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। यानी जैसा कि अभी आपने सुना कि लेस्ट वर्ड हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, लिहाजा लेस्ट वाले क्लॉज में कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। यानी जिस तरह से आपने इससे पहले अनटिल और अनलेस के बारे में सुना था कि अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में कभी भी नॉट या नेवर या हार्डली, है ना, या स्कैर्सली या सेल्डम, इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से लेस्ट वाले क्लॉज में भी इस तरह के वर्ड्स का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इनमें से किसी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चूंकि ये वर्ड्स भी हमारे क्या हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, और ये लेस्ट भी हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। लिहाजा किसी सेंटेंस में भी डबल नेगेटिव नहीं लिखा जाता। अगर आप डबल नेगेटिव लिखेंगे तो वो सेंटेंस में क्या कहलाएगा, सुपरफ्लुअस यूज कहलाएगा, रिडंडेंट यूज कहलाएगा, अननेसेसरी यूज कहलाएगा। यानी ऐसा प्रयोग कहलाएगा जिसकी सेंटेंस में कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली बात जो जरूरी हमें याद रखनी है वो ये कि लेस्ट वाला जो क्लॉज होगा वो क्लॉज, वो सेंटेंस कभी भी नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं आएगा। लेकिन हमें यहां पर दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस आ रहा होगा, जो मेन क्लॉज होगा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो सेंटेंस आवश्यकता अनुसार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी सिर्फ आपको लेस्ट वाले क्लॉज में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जो मेन सेंटेंस हमारा होगा वो नेगेटिव वर्ड के साथ भी आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात जो लेस्ट के बारे में याद रखना है वो हमें ये याद रखना है कि लेस्ट वाले क्लॉज में जो वर्ब यूज किया जाता है मेरे भाई, वो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए, या फिर रेयरेस्ट आप माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एप्रोप्रिएट। ये हमारा पूरी तरह से क्या है, एप्रोप्रिएट नहीं, यानी इनएप्रोप्रिएट है। ये क्या है, ये इनएप्रोप्रिएट है। यानी आप यूज तो कर सकते हैं माइट, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में, तब जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन शुड हो ही ना, तो आप किसकी तरफ चले जाओगे, माइट की तरफ चले जाओगे। लेकिन बेहतर तरीका यह है, एप्रोप्रिएट क्या है कि आप लेस्ट के साथ किसका प्रयोग करें, शुड का प्रयोग करें। लेकिन अक्सर जो है ना, लेस्ट के साथ क्या कर दिया जाता है, ना तो शुड लिखा जाता है ना तो माइट लिखा जाता है, बल्कि इसके साथ किसका प्रयोग कर दिया जाता है, मे का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। और मे का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है मेरे भाई, चूंकि लेस्ट का जो आप मीनिंग करते हो ना हिंदी में, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। यानी हिंदी में लेस्ट का मीनिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो जाहिर सी बात है, इससे हमें यह लगता है कि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं। इस वजह से अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए लेस्ट वाले क्लॉज में मे का प्रयोग करके दे दिया जाता है, जो कि कहीं से भी हमारा करेक्ट
नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। और कभी कभी तो किसी दूसरे वर्ड को भी लिख दिया जाता है, जैसे कैन लिख कर दे दिया जाएगा, आपको कुड लिख कर दे दिया जाएगा, तो ये सब का सब लिखना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी आपको हमेशा याद क्या रखना है कि लेस्ट वाले क्लॉज में हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। या फिर अगर हमारे पास शुड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें एग्जाम में क्वेश्चंस में है ना शुड दिया ही नहीं गया है, मान लिया जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जा रहा है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा रहा है और वहां पर शुड है ही नहीं दूर दूर तक, है ना, उसके अलावा वर्ड्स लिखे हैं, माइट लिखा है, मे लिखा है, कुड लिखा है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे भाई, माइट की तरफ जाएंगे। यानी माइट की तरफ हम तब जाएंगे जब हमारे पास माइट के को अपनाने के सिवा कोई गुंजाइश ना हो, कोई ऑप्शन हमारे पास ना हो। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। जैसे आपने कहा, मैं अगर सेंटेंस लिख दूं, डोंट वॉक फास्ट, है ना, डोंट वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल। आपने एक सेंटेंस लिखा, डोंट वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल, यानी तेज मत चलें, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्या हो जाएं, गिर जाएं। तेज ना चलें, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। अब देखिए यहां पर जो डोंट वॉक फास्ट लिखा है आपने, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। क्या है, इंडिपेंडेंट, है ना, क्लॉज है, यानी क्लॉज कहें या आप सेंटेंस कहें, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी या इसे आप मेन क्लॉज या मेन सेंटेंस भी कह सकते हैं। और ये जो लेस्ट वाला क्लॉज है, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है हमारा, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी आप इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो आपने जैसा कि सुना कि लेस्ट वाले क्लॉज को कभी निगेटिव नहीं लिखेंगे, देखिए हमने यहां पर कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं किया है। और आपने ये भी सुना कि लेस्ट वाले क्लॉज में हमें क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है, हमने शुड का भी प्रयोग किया। यानी कुल मिलाकर ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। अब अगर इस तरह के सेंटेंस को गलत करके दिया जाता है आपको, तो बोर्ड क्या करता है कि लेस्ट वाले क्लॉज में या तो शुड की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, माइट लिख दिया जाए, सॉरी शुड की जगह पर मे लिख दिया जाएगा, है ना, ज्यादातर अक्सर मे लिख कर दिया जाता है, या फिर कभी कैन या कुड लिख कर दे दिया जाएगा, तो सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। या फिर ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो वो क्या करेगा, शुड को निगेटिव कर देगा, तो भी सेंटेंस गलत, है ना। जैसे मान लिया जाए आपने इसी को इस तरह से लिखा कि लेस्ट यू शुड नॉट, यानी शुडंट फॉल, ऐसा आपने लिखा, तो ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर अगर लेस्ट के बाद मैं किसका प्रयोग कर दूं, लेस्ट यू मे फॉल, अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है लेस्ट को लेकर, तो लेस्ट वाले क्लॉज को लेकर ही पूछा जाता है, जहां पर उसके वर्ब को चेंज कर दिया जाता है, या सेंटेंस को भाई आपके लिए निगेटिव कर दिया जाएगा, या तो वर्ब को चेंज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वर्ब को या तो चेंज करके या तो सेंटेंस के फॉर्मेशन को निगेटिव लिखकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सतर्क रहना है। चलिए और हम लोग कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं, स्पीक स्लोली लेस्ट एनीवन शुड लिसन टू अस। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई सुन ले, है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये भी बिल्कुल मैंने क्या लिखा है, सही लिखा है। अब यहां पर लेस्ट की, सॉरी लेस्ट के बाद
शुड की जगह पर मैं क्या लिख दूं, मे लिख दूं, है ना, तो गलत होगा। मैं कैन लिख दूं तो गलत हो जाएगा। मैं कुड लिख दूं तो गलत हो जाएगा। हाँ, यहां पर हम माइट को यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइट को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा। क्या होगा भाई, इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, तो शायद मेरा मानना है कि अगर लेस्ट से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो लेस्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। कंजंक्शन में आगे हम लोग देखेंगे और अब हम लोग सिंस के बारे में बात करेंगे। इसे मिटा दो। चलिए, अब हम लोग सिंस के यूज के बारे में बात करेंगे कि भाई सिंस को किस तरह से यूज किया जाता है। हालांकि आपने सुना होगा सिंस को प्रपोजिशन में, आपने सुना होगा प्रपोजिशन में पढ़ा होगा, लेकिन ये प्रपोजिशन के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करता है। और ये जिस तरह से एज अ प्रपोजिशन टाइम की बात करता है, ठीक उसी तरह से एज अ कंजंक्शन भी ये टाइम की बात करता है। और सिंस का हिंदी में जो मीनिंग होता है, जब ये एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो इसका मीनिंग हिंदी में होता है जब से तब से। बस इसके साथ जो है सेंटेंस के फॉर्मेशन को लेकर हमसे प्रश्न पूछा जाता है। हमें ये याद रहे कि जो सिंस वाला क्लॉज हमारा होगा, यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो किस में होगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। किसमें होगा भाई, पास्ट के इंडेफिनिट में। और इसके साथ जो मेन क्लॉज होगा, यानी जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो किसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में। किसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रहे। और ऐसे आप जानते भी हैं कि भाई सिंस आता कहां पे है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो जो मेन क्लॉज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आएगा, उसके साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा वो किसमें आएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में आएगा। जैसे मान लिया जाए आपने इस तरह से कहा कि 2 months, अगर मैं कहूं 2 months have passed since I started my business। तो ये लिखना हमारा बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे कि सिंस के बाद जो मैंने क्लॉज लिखा है, क्या लिखा है मैंने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। और जो मेन क्लॉज हमने लिखा है वो किसमें लिखा है, प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखा है। मैंने ये लिखा 2 months have passed since I started my business, यानी 2 महीने बीत गए हैं जब से मैंने अपना कार्य या अपना बिजनेस मैंने क्या किया, शुरू किया। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लॉजेस को क्या किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आपके लिए लिख दिया जाएगा, जो कि कहीं से भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। जैसे इस तरह से लिख दिया जाए कि 2 months, है ना, 2 months passed since I started my business। ये लिखना पूरी तरह से क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट। यहां पर मैंने क्या किया है, दोनों सेंटेंस को पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन सिंस वाले क्लॉज को क्या किया जाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में लिख दिया जाएगा या पास्ट के परफेक्ट में लिख दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर किसी तरह से उसके फॉर्मेशन को चेंज करके आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रहे कि सिंस वाला क्लॉज किसमें होगा, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होगा, और जो मेन क्लॉज होगा वो हमारा किसमें होगा, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होगा। जैसा कि आपने लिखा 2 months have passed, 2 महीने बीत चुके हैं, since I started my business, यानी जब से मैंने अपना बिजनेस क्या किया है, शुरू किया है। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूं अपनी बात को, है ना, और यहां से आगे हम लोग कंजंक्शन पे और भी बात करेंगे अगली क्लास में, है ना। और जो बातें मैंने आज आपके सामने रखा, शायद मेरा मानना है कि वो बातें आप समझ चुके होंगे और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जो लोग भी रेगुलर मुझे देख रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करें। हालांकि मैं बोलता नहीं हूं, आज मैं पहली बार बोल रहा हूं अपनी वीडियो पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।